हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए बिना टाइम गवाए इतिहास के पन्नों में झांकते हैं और जानते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के गांवों को अपने मुनाफे का जरिया बनाया। चलिए एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3 गांव पर शासन। ठीक है, और एवरीवन पहले पढ़ने से पहले हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हो, सरसरी निगाह से थोड़ी बहुत देख लेते हैं ताकि हम लोग का रिवीजन हो जाए और जो भी हम लोग भूल गए थे वो याद हो जाएगा और रिवीजन एक तरह से हो जाएगा ताकि हम उसको भूले ना। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था पलासी और बक्सर की लड़ाई, जो 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार उनको पूरी तरह से मिल गया। देन हम लोग पढ़े थे जमींदारी व्यवस्था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया और जमींदारों से टैक्स वसूली तय कर दी, लेकिन किसानों का शोषण बढ़ गया। इसमें किसानों की बहुत बुरी हालत हुई थी एवरीवन। और देन हम लोग ने पढ़ा था रैयतवारी और महलवारी। जो कि रैयतवारी है वो दक्षिण भारत में रैयतवारी व्यवस्था चली थी, ठीक है, जहां किसान सीधे सरकार को टैक्स देती थी, और उत्तर भारत में महलवारी व्यवस्था चली थी जहां पूरा गांव इकाई बनकर टैक्स देता था। और पता है इसकी वजह से असर मतलब इतनी बुरी तरह से असर पड़ा था कि इसमें तो कंपनी को मुनाफा मिला, कंपनी को बहुत अच्छी तरह से मुनाफा मिला, बहुत मिला, लेकिन किसानों की हालत बद से बदतर होती गई एवरीवन। और भारत के गांव गरीब होते चले गए और अंग्रेज अमीर बनते चले गए। और एवरीवन, और इसके बाद हम नील की क्रांति को पढ़ते हैं। ठीक है, इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक और कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और कैरिबियन द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे और उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई और 1783 से 1790 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था और ब्रिटेन के रंगरेज अब नीला की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिलता था? अब हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बौछारों पर छा गया था और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95%
हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी को नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहे थे। नील की खेती कैसे होती थी, हम लोग पढ़ेंगे नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके, नीज और रियती। नीज खेती की व्यवस्था, बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नीज खेती की समस्या है। बगान मालिकों को नीज खेती की क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी और नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी और यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के लिए प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी और मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिकों के पास 1000 बीघा जमीन है तो उससे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निजी खेती के क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बीघा जमीन का एक मापा। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। अब रैयतों को जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वेटर्स यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक औंद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस औद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव बुलबुले उठने लगते थे। जब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था तो द्रव को एक और औद में छान दिया जाता था। दूसरा औद पहले औद के ठीक नीचे होता था। दूसरे औद यानी बिटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो औद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमे नील की गाद, नील की लुगदी और दूसरे कुंड या निर्धारण कुंड में डाल दिया जाता था, जिसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। और यहाँ आप उत्पादन में आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं।
दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर ऊन पर मुहर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो किसान पहले इन कर्जों में बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया है कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्या और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वो धान की खेती नहीं की जा सकती थी। आप पढ़ेंगे नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाला गुमाश्ता एजेंडा की पिटाई की गई। रियतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों के लाठियालों यानी लाठीदारों गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? उसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। ये कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रियतों को लगा कि बगान मालिक के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है, और बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रियत की बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे, और जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की तहत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, और 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया, और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इंडर ने एक नोटिस जारी किया और इसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, और नील परेशान होकर बगान मालिक की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उन्हें आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, और आयोग ने रियतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, और इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे।
19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था और इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इस तरह एवरीवन आपने देखा कि अंग्रेजों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, ना कि किसानों की परवाह करना, ना गांव की हालत की देखभाल करना। लेकिन किसानों ने चुप नहीं बैठना सीखा और अपनी आवाज उठाई और विरोध किया और यही विरोध आगे चलकर भारत की आजादी की नींव बनी। एवरीवन इतिहास का चैप्टर पढ़ने से हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलती है कि यह इतिहास हमें ये बताता है कि अन्याय के खिलाफ बोलना बेहद जरूरी होता है। और एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एवरीवन, ताकि आपको हर चैप्टर की ऐसी आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ने का मौका मिले। बाय बाय एवरीवन।